हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेथियंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेंट्रल डॉगमा तक पढ़ा था और डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन ये सब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर पैकेजिंग से क्या मतलब है? अब जनरली अगर हम बात करें डीएनए पैकेजिंग की, तो आपने सबने एक थ्रेड देखा होगा, वो पतंग उड़ाने वाला जो थ्रेड होता है। ठीक है, तो क्या करते हो, जब वो थ्रेड आपको मिलता है तो आप फिंगर्स के सराउंडिंग क्या करते हो, उसको लपेट लेते हैं। ठीक, और हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। तो डीएनए पैकेजिंग में हम यही करने वाले हैं। डीएनए को आप बिल्कुल थ्रेड मानिए और आपको क्या करना है, उसको अपनी उंगलियों पर लपेट के ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। और ये स्ट्रक्चर जब दो बन जाएंगे तो इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे। अरे यार, एक मिनट। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन के आपको मिल जाएगा। तो अब ये किस तरह से होने वाला है और कैसे कौन कौन से केमिकल्स या फिर कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करने वाले हैं, ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे डीएनए पैकेजिंग में। तो स्टार्ट करते हैं आपका डीएनए पैकेजिंग। सबसे पहले तो कोई भी काम करने जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डीएनए को बनाना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जैसे कि फॉस्फेट शुगर चाहिए था, नाइट्रोजनस बेसिस चाहिए थे, फॉस्फेट चाहिए था, उन सबको इकट्ठा किया था और उसके बाद हमने क्या किया था, डीएनए फॉर्मेशन करना शुरू किया था। तो सेम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम अलग अलग कंपोनेंट्स को उठाएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें समझेंगे, फिर उन्हें आपस में जोड़ के क्या कर देंगे, डीएनए पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको डीएनए पैकेजिंग करनी है तो क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी जिनको बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाने वाले हैं, आपका डीएनए पैकेजिंग करने वाले हैं। तो डीएनए तो नॉर्मल स्टेट में रहता है। ठीक है, ये रहा डीएनए, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर पैकेजिंग कब शुरू होगी, जब हिस्टोन प्रोटीन आएगी। बिना हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए पैकेजिंग नहीं हो सकती। तो एक्चुअली में जो पैकेजिंग का रीज़न है, ये जो आके पैकेजिंग शुरू करता है, वो कौन है, हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। इसके बारे में डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब देखो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में क्या कर रही हैं, वाइंड अप होने वाली हैं एक दूसरे के सराउंडिंग में। जो डीएनए होता है ना, वो हिस्टोन प्रोटीन के सराउंडिंग में रोल हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब ये रोल हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्टेबल स्ट्रक्चर बनाना है इसको, तो इसका मतलब इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। तो उसके लिए बॉन्ड चाहिए होते हैं, पर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अब बॉन्ड नहीं बन रहा है तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसको होल्ड करके रखेगी या फिर इसको स्टेबल रखेगी। तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना। पॉजिटिव ऑलवेज, या पॉजिटिव पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव पोल। ठीक, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है। जो डीएनए होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, जबकि हिस्टोन प्रोटीन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए का नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड नाम से पता चल रहा है, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और हिस्टोन प्रोटीन्स या प्रोटीन्स का नेचर कैसा है, यहाँ पे बेसिक नेचर है। ठीक है, अब ये बेसिक क्यों है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यूज मिलते हैं, इस वजह से इस प्रोटीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। एग्जाम में आपसे नेचर रीज़न पूछा जा सकता है कि हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक क्यों होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट की वजह से बिना किसी बॉन्ड के एक दूसरा डीएनए हिस्टोन प्रोटीन की सराउंडिंग में जाकर रोल हो जाता है। ठीक है, उसकी सराउंडिंग में रोल हो जाएगा। तो ये तो हो गई इनकी नेचर की बात। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्टोन की।
तो बेसिकली 5 टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है। और इन 5 टाइप में 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन इस गोले को बनाने में यूज होती है। जो देख रहे हो इसमें 4 टाइप की प्रोटीन्स लिखी हुई है और 4 के 2-2 पेयर रहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक H2A है, तो इसके पीछे भी जो है वो क्या है, सेकेंड H2A है, मतलब वो इसी का सेम रहेगा। ये H2B है, इसी के साथ एक और H2B जुड़ा हुआ है। यहाँ पे H3 है, इसके पीछे आपको एक और H3 मिलेगा और इसके पीछे भी आपको एक और H4 मिलेगा। तो टोटल कितने प्रोटीन हो गए यहाँ पे? अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो टोटल कितने हैं? 4। टाइप की बात करें तो 4 है, लेकिन अगर काउंट में हम इसको गिने तो कितने हैं? टोटल 8 है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि हिस्टोन ऑक्टामर बनेगा। जब ये 8 यूनिट प्रोटीन्स के जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है। तो ये बीच में क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसके सराउंडिंग में ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप हो जाता है, ठीक। ओके, तो 4 टाइप तो आपने देख ली हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप की होती है? 5 टाइप्स की। H2A, H2B, H3, H4 एंड H1, ठीक है। ऑक्टामर बनाने के लिए आपको ये 4 टाइप चाहिए होंगी। H2A चाहिए होगी, H2B, H3 एंड H4। H1 ऑक्टामर में यूज नहीं होती है। अब है तो यूज तो होगी ना, पर कहाँ होगी वो देखते हैं। यहाँ पर जो डीएनए है ना, ऐसे लिपट के आएगा डीएनए, और ये डीएनए को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे आकर क्या होगी? H1 प्रोटीन लिंक हो जाएगी, ठीक है। H1 प्रोटीन आपको कहाँ पे मिलेगी? जो हिस्टोन टेल्स हैं, आप यहाँ पे देखिए, ये रही, ठीक है। तो स्टेबल करती है, ऐसा ना हो कि कहीं ये फिसल के नीचे आ जाए। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन इनको आप डीएनए से हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? उसको स्टेबल करने के लिए उसको लिंक करती है, ठीक है। तो इस तरह से H1 प्रोटीन और बाकी की हिस्टोन प्रोटीन्स मिलकर क्या बनाती है? एक न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम, ठीक। लिखा होगा, खैर कहीं नहीं लिखा है तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला है हिस्टोन प्रोटीन का, डीएनए का, और उसके साथ साथ ये H1 प्रोटीन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो डीएनए पैकेजिंग जब आप करने जाते हैं तो हमें एक यूनिट मिलता है, वो क्या है? न्यूक्लियोसोम। जैसे कि जब हमने डीएनए बनाना शुरू किया था तो वहां पे भी आपके पास एक यूनिट था जिसको हम क्या बोल रहे थे? न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी आपको एक यूनिट मिला जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियोसोम कहा, ठीक। अब मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स मिलकर क्या बनाएंगे? एक चेन बनाएंगे, जिस चेन को हम बोलेंगे क्रोमैटिड थ्रेड। अच्छा, इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर प्रोटीन्स के साथ साथ ये जो आपका डीएनए है, एक रोल में टोटल कितने, एक न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने बेसिस होते हैं? 200 नाइट्रोजनस बेसिस पेयर, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक न्यूक्लियोसोम में अप्रॉक्सीमेटली कितने बेसिस होंगे? तो कितने होंगे? 200। अब बेस क्या होता है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वही नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। यहाँ पे उनकी ही बात हो रही है। तो मतलब ये जो एक राउंड लगाया है ना डीएनए ने इस ऑक्टामर के सराउंडिंग में, तो इसमें जो टोटल बेसिस अगर हम गिनेंगे डीएनए के तो वो कितने होंगे? अप्रॉक्स 200 होंगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि ये एक न्यूक्लियोसोम क्या है? यूनिट है। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में इस तरह से मिलेंगे, डीएनए इनके सराउंडिंग में ऐसे रैप रहेगा, तो ये जो चेन मिलेगी ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, और इसे बीड्स ऑफ स्ट्रिंग भी बोला जाता है। बीड्स ऑफ स्ट्रिंग क्यों बोला जाता है? जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो कुछ इस तरह से दिखेगी, जैसे लगेगा कि मोतियों की माला पिरो दी गई है। इसी वजह से इसे हम बीड ऑफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जब मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलकर पूरी चेन बनाएंगे, ठीक है। और हाँ, 200 बेस पेयर्स जो होते हैं वो ऑक्टामर के अबाउट 1/3-4 टर्न्स के बराबर जब रहेगा, उसमें कितने होंगे? टोटल 200 बेस पेयर्स रहेंगे, या फिर नॉर्मली आपको 1 टर्न बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये टर्म दें, आपसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एक
एक न्यूक्लियोसोम में टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? तो टोटल 200 नाइट्रोजनस बेसिस का बेस पेयर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने एक कंपोनेंट की बात कर ली भाई। डीएनए के बारे में तो हम पहले पढ़ ही चुके थे कि कैसे बनता है, उसका नेचर क्या होता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हमने हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ लिया। तो हमारे दोनों कंपोनेंट्स क्या हो गए? आपस में मिल गए हैं। और नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से डीएनए उसके सराउंडिंग में क्या हो गया है? रैप हो गया है। अब मल्टीपल मोती पड़े हुए हैं, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स हैं, वो सब आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? क्रोमैटिन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये डीएनए आया, ये न्यूक्लियोसोम्स हैं अलग अलग, ये आपस में सब जुड़कर क्या बना रहे हैं? एक क्रोमैटिन बना रहे हैं। ठीक है, जब क्रोमैटिन, ढेर सारे क्रोमैटिन्स बन गए, अब क्या होगा? अब उनमें कंडेंसेशन शुरू होगा। कंडेंसेशन का मतलब है कि वो श्रिंक होकर एक ही जगह पे आने लगेंगे। अब मुझे बताओ, आपने स्प्रिंग देखा होगा सबने, ठीक है? अगर इसी स्प्रिंग को सीधा करते तो हो सकता है इसकी लेंथ इतनी हो, करेक्ट, इतनी हो। तो यहाँ पर ये आप मान लो ये क्रोमैटिन है, आप मान लीजिए कि ये क्या है? एक क्रोमैटिन है। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है? छोटी सी जगह में लेके आना। तो यहाँ पे कंडेंसेशन शुरू होगा। तो कंडेंसेशन में क्या होगा? ये क्रोमैटिन थ्रेड्स इस तरह से वाइंड अप होने लगेगा। ठीक है, इसमें कॉइलिंग चालू हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉइलिंग होने लगेगी। किसमें? आपके क्रोमैटिन थ्रेड में कॉइल्ड होने लगेगा, बिल्कुल टेलीफोन वायर की तरह। ठीक है, तो 6 सच न्यूक्लियोसोम्स गेट कॉइल्ड एंड देन फॉर्म्स द सोलेनॉइड। ये इस तरह के जो 6 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें क्या होगा? इतने में 6 न्यूक्लियोसोम्स इकट्ठा होंगे और इस तरह से सोलेनॉइड बनाने लगेंगे, या फिर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलने लगेगा। ठीक है, और इसे हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंडेंस होने लगते हैं। अब ये कॉइलिंग के बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करें, ये कम कॉइल्ड लगेगा आपको। ठीक है, ये कम कॉइल्ड है। उसी जगह अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाए, ये सुपर कॉइल्ड लगेगा, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सा कॉइल हुआ, अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये सोलेनाइड्स बन रहे हैं। सोलेनाइड्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा कॉइलिंग होने लगी, सुपर कॉइलिंग होने लगी है। इस तरह से आगे कंडेंसेशन और ज़्यादा होता जा रहा है और कंडेंस्ड होता जा रहा है हमारा क्रोमैटिन थ्रेड। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाएगा कि ये आगे जाकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसे नहीं बन गया कि कंडेंस होता रहा। अब यहाँ पर भी एक प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब वो हिस्टोन नहीं है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। वो प्रोटीन बिल्कुल फ्रेम की तरह काम करती है। ठीक है, मोल्ड की तरह काम करेगी। उस प्रोटीन की वजह से ये जो कॉइल्ड, सुपर कॉइल्ड आपका क्रोमैटिन थ्रेड है, वो इस स्ट्रक्चर में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहले ये एक सिंगल क्रोमैटिड बनेगा और फिर ये क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड जुड़ के क्या बना लेंगे? क्रोमोसोम बना लेंगे। और ये जो क्रोमोसोम्स आपको अपेयर होंगे, ये मेटाफेज में अपेयर होंगे। सुपर कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग से जो क्रोमोसोम बनेगा वो किस फेज में बनेगा? मेटाफेज में बनेगा। आपने 11th में पढ़ा था सेल डिवीजन के टाइम पे, जो मेटाफेज होती है, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स उसमें सबसे ज़्यादा अच्छे से अपेयर होते हैं। उसका रीज़न यहाँ पर है, क्योंकि जो कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग है, वो किस फेज में हुई है? मेटाफेज में हुई है। इसी वजह से मेटाफेज में आपको क्रोमोसोम्स की क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो डीएनए से क्रोमोसोम तक का जो सफ़र है, इसी को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के सराउंडिंग में क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा, जिससे क्या बनाएगा? न्यूक्लियोसोम। जब मल्टीपल न्यूक्लियोसोम्स बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे? वो कॉइलिंग करना शुरू कर देंगे, सोलेनॉइड बनेगा। वो सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग करने लगेगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स अब बहुत ज़्यादा जब कंडेंस हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएगी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, जिसकी वजह से एक फ्रेम की तरह वर्क करेगी ये प्रोटीन, और इस क्रोमैटिन थ्रेड को क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बना देगी या उसमें बनने में हेल्प करेगी। ठीक, तो यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है, इसको ही हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ओके,
तो इस अभी हमने क्या पढ़ा, डीएनए पैकेजिंग पढ़ा है। अब हम आगे बात करेंगे हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन की, ठीक है। अब देखो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन एक्चुअली में रीजन्स बताते हैं आपकी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कहाँ पे ज़्यादा क्रोमेटिन, कहाँ पे ज़्यादा डेंस क्रोमोसोम्स हैं और कहाँ पे कम डेंस क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं, ठीक है। इस चीज़ को, इस पोजीशंस को या लोकेशंस को ही एक्चुअली में नाम दिया गया है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। चलो हम बात करते हैं इसको डिटेल में। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन विच द डीएनए डज नॉट हैव कोडिंग जीन्स। सबसे पहले जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना, हाईली कॉइल्ड रीजन होता है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये थोड़ा सा ग्रीन अपेयर हो रहा है। ये ग्रीन इसलिए अपेयर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन है ना, या फिर क्रोमेटिन थ्रेड्स का जो कंडेंसेशन है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड है, ठीक है। इस वजह से ये आपको अलग से डार्क कलर में अपेयर हो रहे हैं। तो आप सिर्फ कलर को या फिर उसका शेड देख के बता सकते हो। जहाँ पे ज़्यादा डार्क रीजन होगा वहाँ पे कौन सा रीजन होगा, हेट्रोक्रोमेटिन, और जहाँ पे लाइट शेड होगा वो कौन सा होगा, आपका यूक्रोमेटिन होगा। सो कलर अपेयरेंस से आप रीजन्स बता सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शनल डिफरेंस की, ये तो कलर क्यों डिफरेंस है हेट्रोक्रोमेटिन का और यूक्रोमेटिन का, वो कंडेंसेशन की वजह से है, लेकिन फंक्शनली भी डिफरेंसेस है इसमें, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन जो रहते हैं ये नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, मतलब इनमें कोडिंग नहीं है। ये आरएनए मतलब ये कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए कोड नहीं करेंगे, ठीक है। कोडिंग कौन करेगा, कोडिंग करेंगे आपके हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होंगे, हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो तो अभी बताया मैंने कि जीन पुअर होते हैं और ट्रांसक्रिप्टिवली साइलेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा क्योंकि कोड ही नहीं है उसके पास, ठीक है, या बहुत कम है। लेकिन अगर हम यूक्रोमेटिन की बात करें जो कि लाइट रीजन है, जहाँ पे कंडेंस कम है आरएनए, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा क्योंकि उसके पास कोड्स हैं, जेनेटिकली एक्टिव है, इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन होगा, इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शनली भी एक्टिव है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चंस की बात करें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि इसका कलर शेड कि किस तरह से आप सिर्फ देख के पता लगा सकते हो कि यूक्रोमेटिन रीजन कौन सा है और हेट्रोक्रोमेटिन रीजन कौन सा है। यूक्रोमेटिन वो होगा जो लाइट कलर का होगा क्योंकि वहाँ पे कंडेंसेशन कम हुआ है या कम कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें हेट्रोक्रोमेटिन की, तो वहाँ पे हाईली कंडेंस क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट है, तो वो काफ़ी डार्क रीजन आपको दिखाई देगा। अनदर डिफरेंस, जो हेट्रोक्रोमेटिन्स होते हैं वो पुअर जीन्स रहेंगे, मतलब उनके पास जीन्स बहुत कम होंगे, उसके साथ साथ वो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए भी कैपेबल नहीं है, मतलब उनसे कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा, ओके, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर यूक्रोमेटिन की हम बात करें तो यूक्रोमेटिन क्या है, कम कंडेंस है, जीन्स उसके पास अच्छे खासे प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा। अब ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उससे ट्रांसलेशन भी होगा। तो ये डिफरेंसेस है आपके यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में, ओके। तो हमने अभी पढ़ा कि डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन्स क्या होते हैं। अब हम पता लगाने जा रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन ये जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्वेश्चन कैसे उठा कि कोई तो चीज़ है हमारी बॉडी में जो कि रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए या फिर हेरिडिटी के लिए। तो ये क्वेश्चन उठाया ग्रिफिथ ने, ओके, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसके इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया कि भाई कुछ तो चीज़ है जो कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, चेंजेस कर रही है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही है। ये जो क्वेश्चन मार्क्स उठाने वाले थे वो किसके एक्सपेरिमेंट की वजह से उठे, ग्रिफिथ की वजह से। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने मांस में एक बैक्टीरिया देखा, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया देखा, या डिप्लोकोकस यहाँ पे वर्ड दे रखा है आपकी बुक में, शायद एनसीईआरटी में स्ट्रेप्टोकोकस दे रहा हुआ, ठीक है। तो जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा हो उसी के साथ चलेंगे हम। तो डिप्लोकोकस निमोनिया जो रहेगा, ये डिसीज़ हो रही थी बैक्टीरिया से, ठीक है, निमोनिया डिसीज़ हो रही थी डिप्लोकोकस निमोनिया से। अब ये जो डिसीज़ हो रही थी ना, ये जो बैक्टीरिया है वो डिसीज़ क्रिएट कर रहा था
डिसीज कर रहा था एक माइस को, जिसकी वजह से उस माइस की डेथ हो रही थी। ठीक, लेकिन ये जो बैक्टीरिया था ना, इसके दो स्ट्रेन थे, रफ एंड स्मूथ, रफ और स्मूथ बैक्टीरिया के। तो ऐसा नहीं है कि दोनों ही स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब दोनों टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है, दोनों ही स्ट्रेन से माइस की डेथ हो रही है। जो स्मूथ वाला है ना, ये किल कर रहा था माइस को, लेकिन जो रफ वाला था उससे कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था उसकी बॉडी पे, वो नॉर्मली उसकी बॉडी वर्क कर रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जो स्मूथ वाला था ना, उसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड कैप्सूल था, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस कैसी थी, स्मूथ थी। ठीक है, और रफ वाले पर, रफ वाले के सरफेस पे ये पॉलीसैकेराइड का कवरिंग नहीं था, जिसकी वजह से वो क्या था, रफ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि जो रफ वाले हैं, रफ स्ट्रेन है, वो डिसीज कॉज नहीं कर रही हैं, की वजह से माइस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, पर स्मूथ वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी पर उन्होंने आगे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, इन्हीं स्ट्रेन्स को लेकर और माउस के लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उससे बहुत ही अलग तरह के बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स निकले, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखिए। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, स्मूथ स्ट्रेन लिया, वायरुलेंट था, जो कि जाहिर सी बात है इससे डिसीज हो रही थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये वायरुलेंट लेकर इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट किया, माउस में, और माउस की डेथ हो गई, क्योंकि डिसीज कॉज कर रहा था, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, ये नॉर्मल था। फिर उन्होंने रफ स्ट्रेन लिया। अब रफ स्ट्रेन में क्या किया, रफ स्ट्रेन को लेकर उन्होंने माउस में इंजेक्ट किया और देखा कि माउस को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, मतलब कि जो रफ स्ट्रेन है उससे डिसीज कॉज नहीं हो रही है, वो नॉन वायरुलेंट है। ठीक है, ये थे हमारे नॉर्मल रिजल्ट्स। अब उन्होंने कुछ हेर फेर की, ये नेचुरली मिल रहे थे, रफ स्ट्रेन और रफ स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन, इनमें कोई इंटरफेयर नहीं किया उन्होंने, नेचुरली जैसे नेचर में थे उठाकर माइस में इंजेक्ट कर दिए। लेकिन अब उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए इसके साथ, साइंटिस्ट ऐसे तो नहीं मानेंगे। ठीक है, उन्होंने कुछ हेरफेर की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, रफ स्ट्रेन को हीट किया। हम जानते हैं कि जो वायरसेस हैं, सॉरी, एक बैक्टीरियाज हैं, जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने हीट किया और उन बैक्टीरियाज को किल करके उसके बाद चूहे में इंजेक्ट किया। कौन से, स्मूथ स्ट्रेन वाले। ठीक है, और देखा कि चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, माउस वैसे ही हंस खेल रहा है। ठीक, जबकि अगर हम बिना हीट करे डाल रहे थे तो माउस की क्या हो रही थी, डेथ हो रही। इससे ये कंक्लूजन निकला कि अगर हम उसको हीट कर दें तो क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरियाज हैं उनका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, वो माउस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और प्रोसेस किया। इन्होंने क्या किया, लिविंग रफ स्ट्रेन और डेड स्मूथ स्ट्रेन, इन दोनों को एक साथ डाल दिया, एक साथ इंजेक्ट किया, किसमें, आइस में। ठीक है, अब देखो इंडिविजुअली हम देखें, यहाँ पर उनको बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। रफ को अगर हम अकेले डाल रहे थे तो चूहे की बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। उसी जगह अगर हम स्मूथ वाले को हीट किल करके डाल रहे थे तो भी जो माउस है उसकी बॉडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। दोनों कंडीशंस में माउस हेल्दी है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन जब इन्होंने देखा रफ और स्मूथ को डाला, तब इन्हें रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले मिले। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, अगर अकेले अकेले नहीं मार रहे हैं तो दोनों को साथ में डाल दें, बॉडी में इंजेक्ट कर दें, तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो भी माउस जिंदा रहना चाहिए। लेकिन जब इन्होंने ये सोचा, करके देखते हैं, और किया, उसके बाद देखा कि यहाँ पर माउस की डेथ हो गई, उसकी बॉडी में जो रफ स्ट्रेन थे ना वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरियाज थे वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से अब वो बैक्टीरियाज डेडली हो गए और माउस में डिसीज हुआ और माउस मर गया। अब यहीं से क्वेश्चन जनरेट हुआ कि ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जिसने कि उन रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया। स्मूथ स्ट्रेन में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि वो ऑलरेडी डेड थे। ठीक है, हम मरी हुई चीज़ को तो जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जिंदा चीज़ में ज़रूर ट्रांसफॉर्मिंग्स हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पर रफ वाले किस में कन्वर्ट हो गए, स्मूथ वाले में कन्वर्ट हो गए, उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड की लेयर आ गई और स्मूथ स्ट्रेन में वो कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ,
इसका रिजल्ट तो नहीं दिया। इसका मेन रीज़न ग्रिफिथ नहीं बता पाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि डीएनए के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, बट उन्होंने ये ज़रूर क्लियर कर दिया कि कोई तो ऐसी चीज़ है जो स्मूथ से रफ की बॉडी में ट्रांसफ़र हुई है। रेड, ठीक है, स्मूथ क्या थे यहाँ पे, रेड थे। रेड स्मूथ बैक्टीरिया से रफ बैक्टीरियाज में ट्रांसफ़र हुई, जिसकी वजह से रफ कन्वर्ट हो गए स्मूथ में। की वजह से क्या हो गया, स्मूथ ट्रांसफॉर्म, रफ बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो गए स्मूथ में। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को या इस प्रिंसिपल को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रफ का स्मूथ में, ठीक है। और एक कंक्लूजन निकाला ग्रिफिथ ने कि देयर इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पता नहीं लगा पाए क्या था, बट उन्होंने अपना कंक्लूजन निकाला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो ये था आपका ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसमें कि ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब क्वेश्चन आया है तो भाई आंसर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब उन्होंने नहीं ढूंढा तो कोई और ढूंढेगा, ठीक। तो उसके ग्रिफिथ के बाद एक टीम, ऑसवाल्ड टीम थी। ऑसवाल्ड उनके जो कलीग थे, ऑसवाल्ड, ओवरी और उनके कलीग्स ने बाद में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को और डिटेल में स्टडी किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि भाई ऐसा क्या है जिसने कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, स्मूथ को, रफ को स्मूथ में कन्वर्ट कर दिया। कोई तो रीज़न रहा होगा, तो उसके बारे में आगे डिटेल में स्टडी किया किसने, ऑसवाल्ड एंड ओवरी ने, जो कि हम आगे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। सो आगे ऑसवाल्ड, ओवरी ने और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने इस चीज़ पे डिटेल में स्टडी किया कि आखिर क्या रीज़न है, ठीक है। तो इसको बोला गया बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इस प्रोसेस को या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो देखो, इन्होंने भी बेसिक्स ढूंढने की कोशिश की कि क्या क्या हो सकता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो इन्होंने 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया। उनमें से क्या था, एक था डीएनए, ठीक है, 3 सस्पेक्ट्स थे यहाँ पे। दूसरा था आरएनए और थर्ड था प्रोटीन, ठीक है। मतलब ये जो गुनाह हुआ है स्मूथ को रफ को स्मूथ में कन्वर्ट करने का, ये आखिर गुस्ताखी की किसने, डीएनए ने की, आरएनए ने की या फिर प्रोटीन ने की, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने ये करने के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया, ठीक है। आप इन एंजाइम्स को इस तरह से समझ सकते हो, वो जैसे कि स्पेशल टीम नहीं ऑर्गेनाइज की जाती है किसी स्पेशल सस्पेक्ट को ढूंढने के लिए, तो सेम उसी तरह था। तो यहाँ पर एक टीम यूज़ की गई डीएनएज एंजाइम की, ठीक है। डीएनएज एंजाइम, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि डीएनए और डीएनएज में डिफरेंस क्या है। तो डीएनए आपका मॉलिक्यूलर यूनिट है, आपका इनहेरिटेड मटेरियल है, और डीएनएज क्या है, एंजाइम है, ठीक है। आरएनए को किल करने के लिए आरएनएज का यूज़ किया गया, और प्रोटीन को किल करने के लिए यहाँ पर प्रोटीनेज का यूज़ किया गया। तो इस तरह से 3 टाइप के एंजाइम्स को यूज़ किया गया जो कि स्पेसिफिक थे। मतलब जो डीएनएज है वो डीएनए को ही किल करेगा, आरएनएज आरएनए को ही किल करेगा, और प्रोटीनेज किसको, प्रोटीन्स को ही किल करेगा, किसी और को किल नहीं करेगा या ख़त्म नहीं करेगा। किल का मतलब यहाँ पे डाइजेस्ट करने से, ठीक है। आप एग्जाम में डाइजेस्ट वर्ड लिखोगे, किल मत लिख के चले आना, ठीक है। वो समझाने के लिए आपको यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अलग अलग यहाँ पर यूज़ किए गए एंजाइम्स जो कि अलग अलग डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली गई, ठीक है। जैसे मैंने बताया, कुछ भी करने चलते हैं तो सबसे पहले हम चीज़ें को इकट्ठा करते हैं। तो उन्होंने एंजाइम्स को इकट्ठा कर लिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये एक हाइपोथेसिस तैयार की कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आरएनए ने किया होगा, डीएनए ने किया होगा, या फिर प्रोटीन ने किया होगा। अब उनको ख़त्म करने के लिए क्या क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। तो उस तरह से 3 कैटेगरी में यहाँ पे एंजाइम्स क्या कर लिए, इकट्ठा कर लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी था। तो कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करना था, रिमूव करना था। तो अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया अपना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जितने भी सेल्स थे, हीट किल्ड स्ट्रेन लिया, ठीक है। हीट किल्ड स्ट्रेन लिया मतलब वो जो बात कर रहे थे ना हम लोग, जो स्मूथ बैक्टीरिया था
वही स्ट्रेन सेम वहाँ पे यूज़ किया गया और सबसे पहले इससे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड हटाया गया। क्यों? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन या जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें भी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होगा। तो एंजाइम जो हम अभी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन को किल करने के लिए यूज़ करेंगे तो उनका उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो उसे डाइजेस्ट किया जाएगा और सिर्फ मेम्ब्रेन नहीं, उसमें शायद और भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होंगे तो उनको भी डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि शक के दायरे में तो वो भी थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया, जितने भी हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन थे उन सब में से कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को रिमूव किया गया। ठीक है, डाइजेस्ट किया गया अलग अलग एंजाइम्स का यूज करके। उसके बाद अब यहाँ पर क्या किया गया, इस सॉल्यूशन को 3 टेस्ट ट्यूब्स में लिया गया अलग से। अब इन 3 टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, अलग अलग एंजाइम्स को यूज़ किया। इस फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमने रिमूव की प्रोटीन को डाइजेस्ट किया एंजाइम्स का यूज़ करके। फिर इस वाले से हमने क्या यूज़ किया, आरएनए को रिमूव किया आरएनएस एंजाइम का यूज़ करके, और इस वाले से डीएनए को रिमूव किया डीएनएस एंजाइम का यूज़ करके। ठीक है, सब में रिजल्ट क्या आए, अलग अलग आए। पहला वाला अगर हम देखें तो इसमें जब हमने आरएनए को रिमूव किया, आरएनए रिमूव करने के बाद हमने इसमें डाल देंगे, एक मिनट रुकिए, देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब है ना ये रफ स्ट्रेन की है। ओके, इसमें जिंदा रफ स्ट्रेन है। वहां पे क्या हो रहा था, जिंदा रफ स्ट्रेन के साथ अगर उस वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो रफ स्ट्रेन लिया था और हीट किल स्मूथ स्ट्रेन लिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जिसकी वजह से रफ स्ट्रेन दोबारा से स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है उसके आगे कंटिन्यू की गई है। यहाँ पर ये रफ स्ट्रेन का लिया गया है सॉल्यूशन, जिसमें कि भी जिंदा रफ स्ट्रेन्स हैं, अभी इनको किल नहीं किया गया। ठीक है, किल करना भी नहीं है हमें, खैर। तो यहाँ पे कंट्रोल लिया गया, अब यहाँ पे कंट्रोल लिखा हुआ है क्योंकि हमने क्या कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे रफ स्ट्रेन है जो कि कैसे है, जिंदा है। अब इस टेस्ट ट्यूब से सॉल्यूशन लिया गया 3 टेस्ट ट्यूब में। ठीक, ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं और इन 3 टेस्ट ट्यूब्स में हमने अलग अलग करके क्या किया, रिमूव करना शुरू कर दिया और ये सॉल्यूशन भी पोर कर दिया इन तीनों में। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में क्या था, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स तो गायब हो चुके हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें आपका रफ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन के साथ साथ अब इसमें क्या डाला है हमने, लाइव रफ स्ट्रेन के साथ हमने डाला है ये वाला सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में इसमें हम डालेंगे प्रोटीन को रिमूव करने के लिए एंजाइम्स, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, प्रोटीन कंप्लीटली खत्म हो गया। उसके बाद भी ये जो माइस है ना, ये जिंदा नहीं बचेगा, काम खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, ये डेड हो जाएगा। जब रिजल्ट देखोगे आप तो ये माइस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्यों डेड हो गया, प्रोटीन रिमूव करने के बाद भी दोबारा से जो रफ स्ट्रेन थे वो कन्वर्ट हो गए स्मूथ स्ट्रेन में। ठीक है, दोबारा से रफ स्ट्रेन कन्वर्ट हो गए स्मूथ स्ट्रेन में। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि भाई प्रोटीन तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, दूसरे में जिसमें आरएनएस एंजाइम डाल के आरएनए को क्या किया गया था, डाइजेस्ट कर दिया गया था। मतलब अभी सोल्यूशन से ना स्मूथ स्ट्रेन का आरएनए पूरा गायब हो चुका है। ठीक है, आरएनए गायब हो गया, लेकिन उसके बाद भी क्या रिजल्ट आया, उसके बाद भी ये रफ स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया स्मूथ स्ट्रेन में। इसका मतलब फिर से चूहे को क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी और वो किल हो जाएगा। ठीक है, मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तीसरे में डीएनए को रिमूव किया गया। अब यहाँ पे चौंकाने वाले रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे जब डीएनए रिमूव्ड स्मूथ स्ट्रेन को डाला गया सॉल्यूशन में रफ स्ट्रेन के साथ, तब देखा कि रफ स्ट्रेन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रफ ही रहा और जो माउस था उसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि बहुत सारे चेंजेस करता है। तो इस तरह से ऑसवेल और उनकी टीम ने पता लगाया कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं कि ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था जो कि अधूरा छूटा था वो पूरा किसने किया, ऑसवेल ने, और सही रिजल्ट हमें बताए ऑसवेल ने। ठीक है, क्वेश्चन जनरेट किया ग्रिफिथ ने, आंसर किसने दिया, ऑसवेल ने। तो ये था आपका केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, प्रोटीएज, अल्कोहल, लाइपेज, आरएनएस। तो ये एंजाइम्स एक बार देख लीजिए, बताएं मैंने। प्रोटीएज क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा।
अल्कोहल और लाइपेज आपका लिपिड्स, अल्कोहल आपका कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा, मतलब हटा देगा यहाँ बिल्कुल। आरएनएज, आरएनए यहाँ पे कैपिटल में रहेगा, खैर आरएनएज की अगर हम बात करें तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, आरएनए को, और डीएनए डाइजेस्ट करेगा डीएनए को। तो यहाँ पे भी ये 5 यूज किए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को हटाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। उसके बाद हमें अपना रिजल्ट मिल गया था, ठीक है। तो ये था आपका ऑसवाल्ड एंड ओवरी का एक्सपेरिमेंट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे देखिए, जो हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, ग्रिफिथ ने पता लगाया था कि कुछ तो है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ऑसवाल्ड ने बताया कि डीएनए है जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन उसको और डिटेल से स्टडी किसने किया, हर्शे एंड चेज ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो हर्शे एंड चेज ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को 2 रेडियो एक्टिव मीडियम्स में रखा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बैक्टीरियोफेज है क्या। बैक्टीरियोफेज एक्चुअली में एक वायरस है जो कि बैक्टीरियाज को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरियाज में डिसीज कॉज करता है, इनको डेड कर देता है। तो ये रहा वो वायरस, ठीक है, ये है वो वायरस बैक्टीरियोफेज। अगर हम बात करें इसमें, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है, डीएनए में क्या आपने देखा था ना, फॉस्फोरस था, डीएनए के कॉम्पोजिशन में क्या था, फॉस्फोरस था। उसी तरह प्रोटीन के कॉम्पोजिशन में आपको सल्फर मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सल्फर और फॉस्फोरस यूज़ किए, बट रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो यहाँ पे हमने जान लिया कि कॉम्पोजिशन क्या है और क्या क्या यूज़ किया जाएगा, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर यूज़ किया जाएगा। अब उससे किया क्या जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज है वो किसी भी बैक्टीरिया में डिसीज कॉज कर सकता है, उसको किल कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो वायरस है, इन्हीं वायरसेस को 2 मीडियम्स में रखा गया। मान लो कि 2 पैट्री डिशेज लिए और यहाँ पे इसको ग्रो किया गया। एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, आरपी लिखे दे रहे हैं, ठीक है, एक में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है और एक में रेडियो एक्टिव सल्फर है, ठीक। इस वाले में जो बैक्टीरियोफेजेस होंगे उनका जो फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फोरस किस में था, डीएनए में होता है, तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। एक मिनट, इनका जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करें जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर में रखा, तो सल्फर होती है प्रोटीन में, तो इसका जो कोट होता है ना, मतलब इसका जो कैप्सूल होता है वो बना होता है प्रोटीन से, तो इसका जो बाहरी कवरिंग है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। डीएनए रेडियो एक्टिव नहीं होगा, बाहरी कवरिंग रेडियो एक्टिव होगी, ठीक। डीएनए क्या पड़ा हुआ है, न्यूट्रल पड़ा हुआ है, मतलब इन द सेंस ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से 2 बैक्टीरियाज को लिया, 2 कल्चर किए उन्होंने अलग अलग, कुछ बैक्टीरियाज को ग्रो किया उन्होंने, वायरसेस को उन्होंने रखा किसमें, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, जिसकी वजह से उनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। और दूसरी डिश में उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव सल्फर, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। क्या किया उन्होंने, दोबारा से देख लेते हैं। उन्होंने बैक्टीरियोफेज लिए जो कि वायरसेस हैं और बैक्टीरिया को इम्पैक्ट करते हैं, उनको किल कर देते हैं, ठीक है। उन्होंने इन वायरसेस को लिया और 2 अलग अलग मीडियम्स में इनको रेडियो एक्टिव किया, ठीक है। एक में उन्होंने रखा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, जिसकी वजह से उसमें जितने भी वायरसेस थे सबका जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर ले रखी थी और इस सल्फर ने किसको इम्पैक्ट किया, प्रोटीन कोड को। तो जितनी भी प्रोटीन कोड थी वो सब क्या हो गई थी, रेडियो एक्टिव हो गई थी, जबकि डीएनए कैसा था, नॉर्मल था, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इसके बाद ये दोनों को अलग अलग बैक्टीरियाज में इंसर्ट किया इन्होंने, ठीक है, इन्फेक्ट कराया, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इस वाले में ये जो अब यहाँ इसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव है, ठीक है, इसको इस वाले बैक्टीरिया में कराया इन्फेक्ट, और इस वाले को इस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट कराया। तो पहला जो स्टेप है वो क्या कराया, इन्फेक्शन क्रिएट किया, इन्फेक्ट कराया, ठीक। अब यहाँ पे एक्चुअली में पता ये लगाना था कि जो डिसीज कॉज कर रहा है जाके वो प्रोटीन कर रही है वायरस की, या फिर पूरा जेनेटिक मटेरियल कर रहा है, या फिर पूरा का पूरा वायरस ही इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये जो वायरस है इस पे जाके क्या हो गया, इसकी बॉडी पे स्टिक हो गया, ठीक है, उसकी बॉडी पे जाके चिपक गया और इसने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया, और इसके बाद ये प्रोटीन कोड हट गया वहाँ से, ठीक है, प्रोटीन कोड चला गया, उसने अपना वायरस, अपना जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए बैक्टीरिया की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया और इसके बाद वहाँ से हट गया, ठीक। अब यहाँ पे इसके बाद क्या किया जाएगा, जो वायरस को स्टडी किया गया वो कैसा था, नॉन, बैक्टीरिया को स्टडी किया गया, वो किल तो हो गया था लेकिन वो कैसा था, नॉन रेडियो एक्टिव था। अब इसको पता कैसे लगाया गया, देखो ये एक सॉल्यूशन में सारा काम चल रहा था, ठीक है, किस में चल रहा था, एक सॉल्यूशन में काम चल रहा था। तो वो होता है ना घर में मम्मी घी निकालती हैं मट्ठे से या फिर जो भी होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब मिक्सी में किया गया, एक सेंट्रीफ्यूगेशन जिसको हम बोलते हैं, तो बिल्कुल आप उसी की तरह समझिए जैसे घर में मसाला पीसने वाला मिक्सर होता है, ठीक है, तो उसी तरह से क्या किया गया, इसको उसी उस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला गया जो कि रहती उसी की तरह है, काम भी उसी तरह करती है, ठीक है। तो जिससे कि क्या हुआ, जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए और जो लाइट वेट पार्टिकल्स थे वो उसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व रहे, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन था। तो ये करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको एक मिक्सी में लिया, एक मिक्सर में या सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला और उसको जोर जोर से घुमा दिया बिल्कुल मिक्सर की तरह, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए, जैसे कि आप घी निकालोगे तो जो मक्खन होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी पानी ऊपर रहेगा, ठीक है, पानी पानी क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया डायग्राम में, इस मशीन में डाला जिससे कि सारा सॉल्यूशन इनको रेडियो एक्टिव मिला। और जो हैवी पार्टिकल्स थे, अब हैवी पार्टिकल्स क्या थे, हैवी पार्टिकल्स थे बैक्टीरियाज, ठीक है, और बैक्टीरियाज नीचे बैठ गए, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो जब उन्होंने इस सोल्यूशन को स्टडी किया तो देखा कि जो पूरा सोल्यूशन है वो तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन बैक्टीरियाज क्या है, बैक्टीरियाज अभी नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, मतलब अब यहाँ से एक डाउट उठा कि प्रोटीन तो नहीं गई है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, हो सकता है डीएनए गया हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ना गया हो क्योंकि हमने कोई मार्क तो नहीं लगाया था। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, किससे, रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है, या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को यूज़ किया था उन्होंने। तो अब यहाँ पे इन्होंने देखा जब इसको बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कराया गया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया, तो इसने जब अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट किया और सेम प्रोसेस हुआ, प्रोटीन कोट हट गई और जेनेटिक मटेरियल इसमें आ गया, और सेम फिर से क्या करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, छांटना है ना भाई हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और यहाँ पे वही रिजल्ट हमें मिला जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर जो बैक्टीरियाज हैं, जो कि हैवी पार्टिकल्स हैं, वो नीचे बैठ गए और ये हमें कंक्लूजन मिला कि एक्चुअली में उसकी बॉडी में जाके इन्फेक्ट कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है, ना कि प्रोटीन कर रही है, ठीक है। सो ये इन्फॉर्मेशन मिली, दे कंक्लूडेड दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाज डीएनए रेदर देन प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के बदले कौन है, डीएनए है। तो इस तरह से बिल्कुल बोलते हैं ना कि एकदम पुख्ता सबूत दिए किन्होंने, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रॉपरली हमें पता चल गया कि आखिर ऐसा डीएनए करता है ना कि प्रोटीन करता है, ठीक है। एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने वायरस लिया और बैक्टीरिया लिया। वायरस कौन सा था, वायरस था बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरिया कौन सा था, ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है यहाँ पे जो यूज़ किया गया। उसके बाद इन्होंने जो वायरसेस थे उनको तो अलग अलग मीडियम में कल्चर किया, एक में क्या था, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, दूसरे में रेडियो एक्टिव सल्फर। जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था उसमें क्या हुआ, उसमें जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हुआ, ठीक है, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। और जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था उसका जो प्रोटीन कोट था, जो उसका कवरिंग था, वो क्या हुआ, रेडियो एक्टिव हुआ, क्योंकि प्रोटीन का कॉम्पोनेंट है सल्फर, ठीक है। जब ये रेडियो एक्टिव हो गए तो इन्होंने अलग अलग बैक्टीरियाज में इनको इंजेक्ट कराया, इन्फेक्ट कराया। तो पहले की बात करें जिसमें कि क्या थी, प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव थी,
उनमें जब इन्फेक्ट कराया हमने और उसके बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, मतलब दोनों को अलग किया, बैक्टीरियाज को और पूरे सॉल्यूशन को, तो हमें सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव मिला, ठीक है। और जो बैक्टीरियाज थे वो किल हो चुके थे, लेकिन वो कैसे थे, नॉन रेडियो एक्टिव थे, ठीक है, नॉन रेडियो एक्टिव थे। लेकिन जो सोल्यूशन था, जो सुपरनेटेंट था, वो कैसा था, वो आपका रेडियो एक्टिव था। अब सुपरनेटेंट का मतलब ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, वो क्या था, कैसा था, रेडियो एक्टिव हो गया था, मतलब जो प्रोटीन थी वो उसी सॉल्यूशन में थी, ठीक। इतना तो कंफर्म था कि प्रोटीन सॉल्यूशन में है, लेकिन डीएनए एंड इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं ये हमें नहीं पता था। तो दूसरी बार उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, मतलब जिसमें कि डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ है, उसको इंट्रोड्यूस कराया, इन्फेक्ट कराया बैक्टीरिया की बॉडी में, और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तब इन्हें ये सॉल्यूशन मिला। यहाँ पे जो सुपरनेटेंट था वो कैसा था, नॉन रेडियो एक्टिव था, लेकिन जो बैक्टीरिया थे वो रेडियो एक्टिव मिले, जिससे कि ये कंक्लूजन निकला कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये था हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज, जो कि अभी हमने टॉपिक्स कवर किए उन्हीं से रिलेटेड है, और जो प्रीवियस वीडियो था उससे रिलेटेड है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट व्हाट फाइंडिंग लेड टू द कंक्लूजन दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। वन नहीं है, वन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। किस तरह से पता चला और कौन सा ऐसा रीज़न था जिसने कि बिल्कुल प्रूव कर दिया, या बोल सकते हैं कंफर्म कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो पहला ऑप्शन है द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव इन द बैक्टीरिया व्हेन 355 वाज यूज्ड। यहाँ पे सल्फर होगा, ठीक है, 5 नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। सल्फर यूज किया जाएगा रेडियो एक्टिव, नहीं, ऐसा तो नहीं था। इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट व्हेन द 35 सल्फर वाज यूज्ड। तो अगर आपको याद हो कि जो सॉल्यूशन बन रहा था सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद, तो उसका जो सॉल्यूशन था जिसको सुपरनेटेंट बोलते हैं, वो 35 सल्फर से रेडियो एक्टिव हो चुका था। तो सॉल्यूशन में तो प्रोटीन था, तो वो कंक्लूजन नहीं निकला, मतलब उसने प्रूफ नहीं किया। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव इन द बैक्टीरिया व्हेन 32 फॉस्फोरस वाज यूज्ड। तो जो सॉल्यूशन था, या सॉरी, रेडियो एक्टिविटी इन द बैक्टीरिया, जब 32 फॉस्फोरस मीन्स रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जब बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, तो क्या उसने प्रूव किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक है या फिर जेनेटिक मटेरियल है। तो हाँ, अभी हमने डिस्कस किया कि जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इंट्रोड्यूस करने के बाद बैक्टीरिया की बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, और बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 32B, मतलब थर्ड ऑप्शन, ठीक है। सुपरनेटेंट में तो नहीं था, ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया एक्सपेक्ट। तो एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में क्या खूबियां होनी चाहिए, किसी एक को छोड़कर। तो पहला है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, बिल्कुल वो खुद की रेप्लिकेशन कर सके, डीएनए रेप्लिकेशन करता है। इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, ये भी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ा था, एज इट इज पॉइंट्स हैं, और एग्जाम में भी एज इट इज पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर रैपिड म्यूटेशन। रैपिड म्यूटेशन का मतलब कभी भी कोई भी म्यूटेशन हो जाए। अब म्यूटेशन क्या होता है, सडन चेंजेस, सडन चेंजेस आपके बॉडी में बिल्कुल सडनली चेंजेस हो जाए, ठीक है, एकदम से चेंजेस हो, जबकि इसके ऑपोजिट होती है। एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्लो चेंजेस हो, एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चेंजेस हो, म्यूटेशन ना हो, ठीक है, रैपिड म्यूटेशन तो बिल्कुल भी ना हो। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, रॉन्ग है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, मेंडेलियन कैरेक्टर को, मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करे, बिल्कुल करेगा तो ही वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो ये 3 पॉइंट सही है, हमारा ये पॉइंट गलत था, तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए, देयरफॉर, ये लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था, इसका आंसर था आपका डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए, ओके। नेक्स्ट है, द अनइक्वोकल प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज प्रूव्ड बाय। अब यहाँ पे देखो, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये सबसे सॉलिड प्रूफ किसने दिया था,
ऑसवेल ने दिया था या ओवरी ने दिया था? देखिए ऑसवेल ने तो किया था, बट वो कंप्लीटली प्रूव नहीं कर पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। उन्होंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था डीएनए, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये किसने प्रूव किया था? ओवरी, मैककार्टी एंड मैककार्टी ने, ठीक है। ओ सॉरी, इसने हार्शी एंड चेज ने किया था, ठीक है, ये गलत हो गया, हार्शी एंड चेज ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट है, Frederick Griffith accidentally discovered transformation when attempting to develop a vaccine for pneumonia. He injected mice with the samples from smooth strain and rough strain pneumococci bacteria, Streptococcus pneumoniae. Second name है ये. Which of the following results is not consistent with Griffith experiment? तो इनमें से कौन सा जो था, आपको याद होगा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि उनके एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिला? सबसे पहला, इंजेक्टेड स्मूथ स्ट्रेन स्मूथ डाइज माउसिस डाई। तो स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट करने के बाद डेथ हो रही थी माउस की, क्योंकि वो कैसे थे? वायरुलेंट थे, ठीक है। रफ स्ट्रेन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, रफ स्ट्रेन डालने के बाद माउस जिंदा थे, बिल्कुल जिंदा थे, क्योंकि रफ क्या था? वायरुलेंट नहीं था। इंजेक्टेड हीट किल्ड रफ स्मूथ स्ट्रेन माउस लिव्स, ये भी बात सही है। जब हमने हीट किल स्मूथ स्ट्रेन डाला था तो बैक्टीरिया किल हो गए थे, जिसकी वजह से माउस को कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। उसके बाद फोर्थ है, इंजेक्टेड मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एंड स्मूथ स्किल रफ स्ट्रेन माउस लिव्स। ऐसा नहीं था, ऐसा सोचा गया था, हाइपोथेसिस उनका मतलब एक सोचना था कि अलग अलग जब डाल रहे हैं तब नहीं मर रहे, तो साथ में डालने से कैसे मरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या हुआ था? डेड हो गए थे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका क्या रहेगा? ये ऑप्शन आपका रहेगा जो कि उनके पॉइंट्स में नहीं था, ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट है, डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल देन आरएनए, देयरफॉर। ये ऑप्शन रिपीटेड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। जो डीएनए है ज़्यादा स्टेबल है डीएनए से, आरएनए से स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, इसी वजह से क्या है? वो एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसका ऑप्शन थर्ड था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।